नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली बड़ी जीत के बाद अब समीकरण बदलते दिखाई दे रहे हैं। कल तक बीजेपी के खिलाफ मजबूत गठबंधन की बात जो रहे विपक्षी दलों को भी अब कर्नाटक चुनाव से संजीवनी मिलती दिखाई दे रही है। कर्नाटक में मिली बंपर जीत के बाद जहां कांग्रेस का जोश आई है, तो वहीं महाविकास अघाड़ी के उत्साह जाहिर करने के बाद ममता दीदी के स्वर भी बदलने लगे हैं। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत तो कांग्रेस की जीत से इस कदर उत्साहित हैं कि उन्होंने अभी से दावा कर दिया कि देश में मोदी लहर खत्म हो चुकी है और अब देश में हमारी लहर आने वाली। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या विपक्षी एकता के लिए कर्नाटक की जीत रामबाण साबित हो सकती है। जीत से उत्साहित कांग्रेस क्या बाकी विपक्षी दलों को अपने बैनर तले ला पाएगी, और सबसे महत्वपूर्ण, विधानसभा चुनाव से इतर लोकसभा चुनाव में मोदी मैजिक से टकराना विपक्ष के लिए क्या आसान होगा। अगले साल यानी 2024 की चुनावी रणभूमि में उतरने के लिए विपक्षी दल एकजुट होकर बीजेपी से दो हाथ करने की तैयारी में है। दरअसल विपक्षी दलों को भी इस बात का अंदाजा है कि एकजुट होकर ही बीजेपी को टक्कर दी जा सकती है। कुछ दल जहां पहले कांग्रेस को खास तवज्जो दिए बिना बीजेपी विरोधी दलों को एकजुट करने में लगे थे, लेकिन अब कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद तस्वीर कुछ बदली सी नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश के बाद कर्नाटक का चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस में तो नया जोश आ ही गया है। साथ ही देश की सबसे पुरानी पार्टी अब विपक्षी एकता के केंद्र में भी आ चुकी है। कर्नाटक चुनाव के नतीजे के बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बयान से कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 में मुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो सकता है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी पिछले कई दिनों से कांग्रेस से दूरी बनाकर चल रही थी, लेकिन अब उनके तेवर कुछ बदले हुए दिख रहे हैं। ममता ने चौंकाने वाला बयान देते हुए कहा कि वो कुछ राज्यों में कांग्रेस का समर्थन करेंगी, लेकिन कांग्रेस को भी क्षेत्रीय दलों को तवज्जो देनी होगी। कर्नाटक में कांग्रेस की शानदार जीत से महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी भी उत्साहित दिखाई दे रहा है। शरद पवार ने कहा कि कर्नाटक के नतीजों से सभी को एक संदेश मिला है। सभी विपक्षी पार्टियों को इस चुनाव ने एक रास्ता दिखाया है। पवार ने ये भी कहा कि विभिन्न राज्यों में समान विचारधारा वाली पार्टी एक साथ आकर जनता को एक मजबूत विकल्प दे सकती है। वहीं शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत ने पूरे देश में पार्टी के लिए एक दरवाजा खोल दिया है। नतीजों से पता चलता है कि तानाशाही की हार हुई है और मोदी नाम की कोई लहर अब देश में नहीं है। संजय राउत ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि अब बारी हमारी है, क्योंकि देश में अब हमारी लहर आने वाली है। शरद पवार साहब है, अशोक राव चौहान जी है, अजीत दादा पवार है। हम 1 घंटे से भी ज्यादा अंदर बैठकर बहुत ही खुले दिल से हमारी चर्चा हुई है। कर्नाटक चुनाव के जो नतीजे आए हैं, उस जो नतीजे है उसमें कांग्रेस पार्टी सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं जीती है, पूरे देश का अपोजिशन जीता है, पूरे देश का गठबंधन जीता है और कांग्रेस पार्टी के विजय से पूरे देश को एक ऊर्जा मिली है। उसमें महाराष्ट्र भी है और कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र में जैसे कर्नाटक जीता है वैसे हम महाराष्ट्र। यानी विपक्षी पार्टियों को अब कर्नाटक चुनाव में बीजेपी को मिली हार में अपनी जीत दिखाई देने लगी है। विपक्ष को भरोसा हो चला है कि अगर विपक्षी दल छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव को दूर कर एक साथ आ जाएं, तो बीजेपी को शिकस्त देने में कामयाबी मिल सकती है। हालांकि अभी तो बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत महागठबंधन के सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के इतर लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। एक मजबूत चेहरे की दरकार होती है और जिस बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बाहर करने का विपक्षी दलों की ओर से दावा किया जा रहा है, वही बीजेपी चुनावी रणनीति के मामले में विपक्षी दलों के मुकाबले ज्यादा कुशल मानी जाती है। इस बात को विपक्ष भी स्वीकारता है। ऐसे में अहम सवाल ये है कि क्या 2024 का मुकाबला बीजेपी बनाम कांग्रेस हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज।
यहाँ तो अब सवाल इसी बात को लेकर उठ रहे हैं कि आखिरकार विपक्षी दलों की एकजुटता की जो बार बार बातें कही जाती हैं, क्या ये विपक्षी एकता 2024 लोकसभा चुनाव से पहले देखने को मिल सकती है? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित अतिथियों से कराता हूं। वैभव अग्रवाल साहब हैं, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। ओंकार नाथ सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। कुंवर अजय सिंह जी, प्रवक्ता जेडीयू हैं। जबकि टीएमसी का प्रतिनिधित्व करने के लिए सुमित मेहरोत्रा साहब हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। और राजनीतिक विश्लेषक योगेश सोनी जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत में ओंकार नाथ जी आपसे ही करना चाहूंगा। कर्नाटक की जीत से क्या विपक्ष को 2024 के लिए मजबूत गठबंधन की संजीवनी मिल गई क्या? देखिए, कर्नाटक की जीत की खुशी तो है ही विपक्ष को, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम लोग गठबंधन की तैयारी चुनाव के पहले से ही कर रहे थे जी। और सब लोग चाहते थे कि गठबंधन हो, उसका क्या प्रकार होगा, क्या स्वरूप होगा, इस पर थोड़े बहुत विचार चल रहे थे। कुछ लोगों का मतभेद था कि इसमें ऐसे होना चाहिए, कुछ चाहते कि इस तरह से होना चाहिए, विचारों का आदान प्रदान हो रहा था। लेकिन गठबंधन तो इस चुनाव के पहले से शुरू हो गया था और इस चुनाव ने इस गठबंधन को और मजबूती प्रदान की है। आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि सभी विपक्ष एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे और इस सरकार को बड़ी भारी चुनौती देंगे, जो आने वाले चुनाव में उनको पूरा हराने का प्रयास ये दल करेगा। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान भी ओंकार नाथ सिंह जी कुछ इस तरह की परिस्थितियां बनी थी, जहां पर हाथ जोड़कर तमाम विरोधी दलों के नेता एक साथ एक मंच पर नजर आए थे। लेकिन जब मुकाबला करने की बारी आई तो बिखराव हो गया था। इतना आसान आपको लगता है क्या? नहीं, आसान कोई भी चीज आसान नहीं होती है। लेकिन आपको याद होगा कि पिछली बार जब चुनाव हुआ था 2019 में, तो सारे दल एक साथ नहीं हुए थे। खाली यूपी के अंदर सपा और बसपा एक साथ हुए थे। हम लोग अलग से चुनाव लड़ रहे थे जी। इसी तरह से महाराष्ट्र में भी सब लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे। ऐसा कोई सिस्टम नहीं था जिसमें क्या कहते हैं कि आप बताया जाए कि सब एक साथ हैं, एक साथ नहीं। बिहार में जरूर जनता पार्टी और जनता दल भी एक साथ थी, कांग्रेस भी थी, लेकिन सबकी और आज की स्थिति में बड़ा फर्क। 10 साल होने वाले हैं चुनाव के समय में, 9 साल पूरा हो गया है। ये अपना वार्षिकोत्सव मनाने जा रही है सरकार। लेकिन इस सरकार से हम ये जानना चाहते हैं कि पूरे 100 शहर को स्मार्ट सिटी बनाने वाली सरकार ने एक भी शहर का नाम बताया जो कंफर्टेबल सिटी हो। स्मार्ट सिटी छोड़ दीजिए, कंफर्टेबल सिटी ही हो तो उसका नाम बता दे। महंगाई आए दिन चरम पे पहुंच रही है। रोज रोज अखबार में निकलता है महंगाई पे काबू हो रहा है। सर, ये तो मुद्दों की बात हो गई, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों की एकता की, क्योंकि जिसको लेकर दम तो जरूर भरा जा रहा है और तमाम पार्टियां उत्साहित हैं। उत्साहित होना लाजमी भी है। मैं आऊंगा सर आपके पास जी, मैं आऊंगा आपके पास। समान नहीं होते। मैं बिल्कुल आऊंगा आपके पास। टीएमसी नेता भी हमारे साथ हैं, सुमित मेहरोत्रा साहब। समान होंगे, ठीक है ओंकार नाथ जी, दल के मुद्दे समान होंगे तभी एकता होगी। ठीक है, बिल्कुल। इसीलिए आज विषय को हम चर्चा में लेकर आए हैं कि गठबंधन बनाने के दावे जो किए जा रहे हैं वो वाकई में पुख्ता दिखाई देते हैं या अभी शुरुआती बानगी भर है कि कर्नाटक की जीत से उत्साहित इतने हैं तो अब एक महागठबंधन की सूरत अपने आप दिखाई देने लगी। कुंवर अजय सिंह जी, मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले सुमित मेहरोत्रा साहब, इस पर मैं आपका एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। क्या टीएमसी को कांग्रेस का नेतृत्व पसंद है या चेहरा भी कबूल होगा? नहीं, देखिए, समय समय पे चीजें बदलती रहती हैं। अब कर्नाटक से जो कांग्रेस के अंदर ऊर्जा आई है, ठीक है, कांग्रेस लड़ने में एक्टिव हो रही है, हम सभी लोग देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं। पर अभी भी ये है कि हम लोग का एक यही मत है कि हम सारे विपक्षी दल, एनडीए के एनडीए से अलग जितने भी दल है, सबको एक प्लेटफॉर्म पे ला करके चुनाव 2024 का लड़ा जाए। और इसके ऊपर पहल चल भी रही है अंडरस्टैंडिंग, ऐसा नहीं है नहीं हो रहा है। पर जो मीडिया में चर्चा है कि गठबंधन इनका बनेगा या नहीं बनेगा, 2019 में भी बना था, काम होगा नहीं होगा, लेकिन 2019 की बात थी और 2019 से कई लोगों ने, कई विपक्षी पार्टियों ने इसके ऊपर देखी भी चीजें है कि किस तरीके से हमें अब चुनाव लड़ना है, क्या स्ट्रेटजी हमारी रहेगी मोदी जी के खिलाफ लड़ने में। तो सारी चीजों को पहल कर करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और अच्छा रिजल्ट मिलेगा 2024 में। टीएमसी ने क्या तय किया है? क्योंकि ममता दीदी की तरफ से तो कह दिया गया कि कांग्रेस अगर 200 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो हम समर्थन करने को तैयार हैं, और एक शर्त इसको कह लें, या उनकी तरफ से अपने पहले ही ये प्रतिक्रिया दे दी गई कि जिन
जिन राज्यों में कांग्रेस कमजोर स्थिति में है वहां पर क्षेत्रीय दलों को तरजीह दे, तो आप लोगों ने कुछ आकलन किया होगा कितनी सीटों पर आप लोग मान जाएंगे? बिल्कुल 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 हमारी माननीय ममता जी ने आकलन कर चुके हैं। इसी केस पे उन्होंने कहा है कि जहां कांग्रेस मजबूत है वहां पे कांग्रेस को ही लड़ना चाहिए, जहां पे क्षेत्रीय दल और मजबूत है, जैसे बंगाल में हम लोग मजबूत हैं और उत्तर प्रदेश में आप देखें तो समाजवादी मजबूत है। तो इस तरीके से अगर लोग इन्हीं पार्टियों से अगर कांग्रेस मिल करके चलेगी तो निश्चित तौर पर हम लोग 2024 का चुनाव जीतेंगे। कुंवर अजय सिंह जी, लेकिन सवाल तो इस बात को लेकर उठेगा ना कि कांग्रेस अगर दक्षिण की बात की जाए तो कुछ राज्यों की, उत्तर प्रदेश के कुछ यहाँ उत्तर भारत में कुछ राज्यों की अगर बात कर ली जाए तो वहां पर कांग्रेस की क्या स्थिति है? तो इसका मतलब यह है कि क्षेत्रीय दलों को ज्यादा तरजीह मिलेगी। क्या कांग्रेस को स्वीकार होगा ये? देखिए, बिना कांग्रेस के विपक्षी एकता की कल्पना करना ही नामुमकिन है। और कांग्रेस की बात इसमें रही कहाँ? ये तो विपक्षी एकता की बात हो रही है। कांग्रेस ने जो सत्ताधारी हिटलर शाही सत्ता को कर्नाटक में सत्ता से दूर किया, तो ये इसके लिए कांग्रेस नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी बधाई के पात्र हैं। इन्होंने शुरुआत कर दिया। 2024 के आगाज का हम लोग स्वागत करते हैं। विपक्षी एकता का उद्देश्य ही यही है। कांग्रेस ने कर्नाटक में इसका आगाज कर दिया जी। बाकी पूरे देश में बदलाव का स्वागत करने हम सभी विपक्षी मिलके जा रहे हैं। और विपक्षी एकता का उद्देश्य भी यही है कि देश की सत्ता से तानाशाह शासक को किसी तरीके से दूर किया जाए, ताकि वो मन की बात न करके काम की बात करें, देश के विकास की बात करें। देखिए, जिन्होंने हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात की, उन्होंने 71,000 नौकरियां देकर अपनी पीठ थपथपाना शुरू कर दी। यानी कि 18 लाख युवाओं को बेरोजगार करके ये अपना पीठ थपथपाना शुरू कर रहे हैं। तो हम फिर आपके मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं जी कि विपक्षी एकता के साथ कांग्रेस ने देश की सत्ता का सेमीफाइनल मैच जीत लिया। नीतीश कुमार जी की भूमिका क्या होगी? ठीक है, आप इसको सेमीफाइनल की संज्ञा दें, सेमीफाइनल बताएं। अजय सिंह जी, क्या नीतीश कुमार जी ने तय कर लिया? देश की सत्ता पे काबिज होने जा रहे हैं। अजय सिंह जी, क्या नीतीश कुमार ने ये तय कर लिया कि अब उनको स्वागत करना है, उन्हें प्रधानमंत्री पद का कोई मोह नहीं रह गया अब? और बिहार में चुनाव के बाद तो तेजस्वी यादव को अगर कमान मिल जाएगी तो नीतीश कुमार जी ने तय कर लिया कि अब हमें सिर्फ स्वागत करना है। देखिए, हमारे नेता ने कभी अपने आप को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बताया और हमारे नेता हमेशा ये मानते रहे हैं कि कांग्रेस के बिना विपक्षी एकता बेईमानी है। और हम तो बहुत दिनों से बिहार में महागठबंधन में हम कांग्रेस के साथ सरकार चला रहे हैं। ठीक है, लेकिन गाहे बगाहे जब नेताओं के एक दूसरे के खिलाफ बयान आने लगते हैं ना, तो उसके बाद सवाल उठते हैं कि ये दोस्ती कितने समय तक आगे बढ़ पाएगी। योगेश सोनी साहब, एक रिएक्शन इस पर मैं आपसे लूंगा, फिर वैभव अग्रवाल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। जितनी आसानी से महागठबंधन या गठबंधन की बात कही जा रही है, इतना आसान दिखाई देता है क्या आपको, योगेश सोनी जी? जी देखिए, ऐसा है कि विपक्ष जो है वो हमेशा अपना जिस तरीके से मजबूत किरदार निभाता है, तो ये उसका सजीव प्रमाण और उदाहरण हम कर्नाटक चुनाव में देख सकते हैं। जिन लोगों को ये लगता था कि भाई मोदी सरकार जैसे उन पे आरोप लगते रहे ईवीएम में गड़बड़ी से लेके उससे लेके कम से कम हिमाचल चुनाव और कर्नाटक चुनाव ने ये बात तो तय कर दी कि किसी प्रकार का कोई भी गड़बड़ नहीं होती, ये पहले मान लेना चाहिए। अब जब बात जिस लोकतांत्रिक देश की आ जाती है और आज हम विश्व के सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश में है, तो 1/3 हम चाइना और मिलाकर इतनी बड़ी जनसंख्या के देश में यदि विपक्ष अपना किरदार मजबूती से निभा रहा है, तो ये जो मौजूदा सरकार है उसको भी काम करने के लिए जागरूक करती है और वो ये बताती है कि
तुम्हारा लहर से काम नहीं चलेगा, काम से काम चलेगा। और जनता की जो बातें हैं, जनता की जो चीजें हैं वो आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि एक समय होता है किसी का भी। हमने देखो एक दौर था कभी कांग्रेस का, कभी उस जमाने के लोगों ने ये मान लिया था कि कभी जिंदगी में दूसरी कोई पार्टी नहीं आएगी। ऐसे ही बीजेपी के लोगों ने मान लिया था कि अगर हम इस तरीके से ही करेंगे तो पार्टी दूसरी पार्टी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज का दौर इतना हाईटेक हो चुका है कि आज की डेट में पूरी दुनिया आपकी सोशल मीडिया पे होती है। यदि आपको कोई गलत चीज बताने का प्रयास भी करेगा तो गूगल करके आप निश्चित तौर पर उसकी सारी चीजें जेन्युइन तरीके से निकाल सकते हैं। तो एक बात तो ये तय हो गई इन चुनाव के बाद, कांग्रेस जीती है या कहीं पर आम आदमी पार्टी जीती है, तो ये बताने के लिए काफी है कि आपको जो एक लहर के बूते पे जो काम चल रहा था, अकेले मोदी सरकार नहीं चला सकते। जो नीचे के बाकी के लोग हैं, पूरी बड़ी सल्तनत है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी घोषित हुई है, उनको ये समझना पड़ेगा कि हमें उस जनता से रूबरू रहना है, हमें उन तथ्यों पे, उन बातों पे बात नहीं, बड़ा सवाल है कि क्या ये समझ पाएंगे वक्त रहते, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव में भी ज्यादा वक्त बचा नहीं है योगेश सोनी साहब। लेकिन आपने जो हिमाचल प्रदेश का जिक्र किया, सुन तो लीजिए, आपने हिमाचल प्रदेश का जिक्र किया कि निश्चित तौर पर बड़ी जीत है, कर्नाटक में जीत हासिल की, बड़ी जीत है, लेकिन इन दोनों राज्यों का जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, इनका तो ट्रेंड रहा है ना हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन का। जी देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि समय रहते हुए, जो आपने पहली बात पूछी, ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा सिग्नल है, बहुत बड़ा अलार्म है कि अगर वो आज स्थिति को समझ लेती है, 2024 सर पे खड़ा है, उसकी तैयारी हो चुकी है। मैं ये नहीं कह रहा तैयारी इसकी होनी शुरू, तैयारी सब पार्टियां कर चुकी है। तो बीजेपी के लिए बहुत अच्छा सबसे बड़ा सिग्नल मिल चुका है कि उन्हें कुछ स्टेप पे काम करना है। केवल मोदी योगी के या कुछ अन्य चेहरों के मुद्दे पर ही वो जो केवल प्रचार के समय पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए काम नहीं चलेगा। चले, यानी आप कह रहे हैं कि कर्नाटक चुनाव के जो नतीजे हैं वो कम से कम बीजेपी के लिए भी एक संकेत, एक संदेश है कि सिर्फ जिन मुद्दों को आधार बनाकर अब तक चुनाव लड़ते रहे हैं उन पर काम चलने वाला नहीं है। मैं वैभव अग्रवाल साहब आपके पास आऊंगा। संजय राउत साहब ने तो दावा कर दिया, आपने सुना ही होगा, कि अब तो देश में मोदी लहर नाम की कोई चीज बची नहीं, अब तो हमारी लहर आने वाली है। कितना खतरा देख रहे हैं 2024 को लेकर, कितनी बड़ी चुनौती है बीजेपी के सामने? अक्षय जी नमस्कार। नमस्कार। और सबसे पहले अजय सिंह जी को मेरा प्रणाम, ओंकार भाई को बहुत बहुत नमन और कॉन्ग्रेचुलेशन, और सुमित भाई का इंतजार है, अभी वो कुछ एक्शन करेंगे तो, लेकिन नमस्कार बेशक है। और योगेश जी को तो सप्रेम नमस्कार। तो देखिए, योगेश जी का आंकलन बिल्कुल सही रहा, आज भी उन्होंने बोला तो मैं उनके हिसाब से बोलूं। और अक्षय जी ने बोला, लेकिन अक्षय जी अभी थोड़ा सा असमंजस में है, वो नौकरियों पे हमें घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको बोलूं कि उनके घटक दल के जो उनके छोटे भाई हैं और शायद उनकी राजनीतिक सरकार के बड़े भाई आरजेडी के डिप्टी सीएम, उन्होंने तो 10 लाख नौकरियों का ऐलान किया था, उसमें से कितनी आ गई मेरे को केवल इतना ही पता करना है। मैं वो नहीं कह रहा वो देंगे नहीं देंगे, मंशा होनी चाहिए राजनीतिक प्रारूप में, कितनी आ गई 10 लाख में से 5-7-10 हजार तो आई गई होंगी, मतलब काफी टाइम हो गया, साल भर उन्होंने तो आया, खैर कोई बात नहीं। तो अब ओंकार भाई का ऐसा है कि देखिए, एक इस चुनाव में कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा प्रयोग किया, एक करीब 18 सीटें रिलीजन के नाम पे ले ली, ठीक है, क्योंकि जेडीएस का ओल्ड मैसूरू का जितना मुस्लिम वोट था वो वोट बैंक वहां पे शिफ्ट किया, तो करीब 17-18 सीटें तो वहां आ गई, ठीक है, रिलीजन के नाम पे। और इल्जाम हम पे लगते हैं तो कोई बात नहीं, हम इल्जाम लेने को तैयार हैं, लेकिन कार्य हमारा कांग्रेस संपूर्ण कर रही है। अगर इल्जाम हम पे लगते भी हैं, हमने तो बजरंगबली को बोल लिया तो किसी ने वोट नहीं किया, है ना, इनकी तरफ से अगर बोला जाए तो। वैसे हमें ही पता है अंदर खाते हमने क्या किया है क्या नहीं किया है, बट मैं केवल उनकी तरफ से बात कर रहा हूँ, तो कोई बात नहीं। ओंकार साहब आप बड़े हैं, आप मुस्कुरा सकते हैं, थोड़ा सा आपको पता है मैं छेड़ लेता हूँ थोड़ा सा, ऐसा तो कोई बात नहीं। सरकार बन रही है, सत्ता का लोग झगड़ा जो है मेरे हिसाब से इतनी मेच्योरिटी राजनीतिक दल है, अपने को ओल्ड राजनीतिक दल बोलते हैं, समझदार राजनीतिक दल बोलते हैं, तो इतनी लड़ाई तो हमने बिहार में नहीं देखी, है ना, जितनी अभी हो रही है कर्नाटका के सीएम के लिए। ये तो पता ही था कि भाई जो काम कर रहा है और जो नहीं कर रहा है तो सब सिद्धरमैया का नाम और डीकेएस का छोड़िए ना, मुख्यमंत्री पद के नाम का ऐलान तो हो जाएगा 1-2 दिन में, लेकिन हम 2024 की बात कर रहे हैं ना सर, सुनिए ना, नहीं सवाल इस बात को लेकर है
सर 400 सीटों का लक्ष्य निर्धारित किया गया इस बार बीजेपी की तरफ से कि अब की बार 400 पार। मैं आ रहा हूँ। ये आपको लग रहा है कि अतिशयोक्ति नहीं हो गया? अक्षय नहीं हुआ, अक्षय जी मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर। आपने सही किया, लेकिन उसकी भूमिका बांधना जरूरी था। मैं आके सीधा फटाक से आपको आंसर उत्तर देता, हाँ हम तो 400 सीटें लेके आएंगे, तो सब एकदम। अरे सर भूमिका में समय निकल जाएगा ना। थोड़ा सा भूमिका सही। अरे अभी 1 घंटे की डिबेट है, अपन थोड़ा सा मुस्कुरा तो लें सब लोग। अजय जी तो पहले ही मुस्कुरा रहे हैं, मेरे कथन पे उनको पता है कि मैं कुछ ना कुछ बोलूंगा ही, बट कोई बात नहीं। तो मेरा ये मानना है कि देखिए कर्नाटक का चुनाव से बेहतरीन रूप से विपक्षी एकता वैभव जी, विपक्षी अब रुपया चौकीदार की चौकीदारी समाप्त हो गई है। अब अच्छा कोई बात नहीं अजय जी, आपका समय आएगा, है ना। फिल्मी अंदाज में बोले आपका समय आएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि देखिए विपक्षी एकता की जहां तक बात है, मैं उस पर कोई खास कटाक्ष नहीं करूंगा, लेकिन विपक्षी समझौते की ओर एक इशारा है कि कांग्रेस ये अब बताने की कोशिश करेगी कि हम बड़े हैं, है ना, और वहां से प्रेशर बनेगा। और जाहिर सी बात है कांग्रेस ने फुल मेजोरिटी से कर्नाटक जैसे बड़े प्रदेश में सीटें हासिल करी हैं, तो उनकी राज्यसभा में भी नंबर बढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है थोड़ा दबाव बनेगा। अब आ जाए आपने संजय राउत का इंटरव्यू चला दिया। संजय राउत कह रहे हैं अब तो हो गया बस। अब क्या है ना कि तूफान आने से पहले शांति होती है, और राजनीतिक हलकों में भाजपा के तूफान आने से पहले। मैं ओंकार नाथ सिंह जी आपके पास आऊंगा। आपको कितनी संभावनाएं दिख रही हैं कि 2024 का मुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो पाएगा? अक्षय जी, सबसे पहले तो मैं बात कहती जो पहली बार करना चाह रहा था, नहीं कह पाया। जी। और ये कि आज आपको यहाँ पे देखिए एपीएन चैनल पे देखिए, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। काफी दिन बाद आपके साथ चर्चा करने का अवसर मिला। चैनल पे बहुत अच्छा लगता है और मुझे देख के बहुत खुशी हुई कि आप फिर यहाँ पर आ गए। शुक्रिया, इसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई। अब देखिए यहाँ तक गठबंधन की बात है, ये बहुत दिनों से चल रहा है और मुझे नहीं लगता कि गठबंधन नहीं होगा। गठबंधन तो होगा, क्या स्वरूप उसका होगा, ये लोग बड़े नेता लोग बैठेंगे, बातचीत करेंगे। और एक बात और बता दूं मैं आपको जी, भारतीय जनता पार्टी का अब मैजिक जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। उदाहरण के लिए आपको बता दें, प्रधानमंत्री जी ने सारे हथकंडे अपनाए जो वो यूपी में करते थे, जो उन्होंने गुजरात में किया। तो ढेर सारी रैलियां की, शो किया, रोड शो 30-30 किलोमीटर का लंबा किया, लेकिन वो चल नहीं पाया क्योंकि हर प्लेयर का एक समय होता है और उसकी जब बॉलिंग पकड़ में आ जाती है और बैटिंग समझ में आ जाती है कि ये तो आउट हो सकता है, तो फिर बॉलर और बैट्समैन दोनों बहुत सतर्क हो जाते हैं, उसको आउट कर देते हैं। तो अब उनके आउट होने का समय आ गया है। देखिए राजस्थान वो हरियाणा हारे, सॉरी हरियाणा कह रहे हैं, हिमाचल प्रदेश हारे, गुजरात अवश्य जीते लेकिन कर्नाटक हार गए। आप देखिएगा मध्य प्रदेश भी हारेंगे और हमारी छत्तीसगढ़ में पुनः सरकार आएगी, राजस्थान भी हम जीतेंगे, हम सब जगह इनको हराएंगे। अब ये समय बताएगा कि आगे क्या होगा। और रह गया ये जो कांग्रेस पार्टी ने और जो ममता जी ने या जो क्या कहते हैं नीतीश कुमार जी ने जो प्रयास करने प्रारंभ किए हैं और हमारे शरद पवार जी ने जो प्रयास करने प्रारंभ किए हैं, मैं समझता हूँ इसमें एकता आएगी। शिवसेना के उद्धव ठाकरे। नहीं तो विपक्षी एकता का मतलब क्या समझें? इस विपक्षी एकता में कौन कौन से दल शामिल हो सकते हैं? जैसे अजय सिंह जी बैठे हुए, जेडीयू समर्थन कर रही है, टीएमसी ने कह दिया कि भाई 200 सीटों पर कांग्रेस लड़ ले और जहां पर जो क्षेत्रीय दल मजबूत है वहां पर वो रहे। सारे के सारे बड़े नेता जब बैठेंगे, बात करेंगे, ये ना तो हम आपको बता सकते हैं, ना हमारे मित्र टीएमसी के जो हैं सुमित मेहरोत्रा ये बता सकते हैं, और ना हमारे भाई अजय सिंह जी बता सकते हैं। नहीं ठीक है, एक आकलन तो एक कार्यकर्ता होने के नाते सर जी, नहीं एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जहन में तो चलता ही होगा ना। हम यूपी की बात कर लेते हैं, क्या आपको लग रहा है कि अखिलेश यादव या मायावती जी को एक साथ एक मंच पर लाना आसान होगा कांग्रेस के लिए? नहीं, आसान नहीं होगा तो कठिन भी नहीं होगा। एक बार ये लोग आ भी चुके हैं, ऐसा नहीं है। तो लोगों में मैसेज नहीं जाएगा कि ये तो सब मिली भगत का खेल चल रहा है कि एक चुनाव में एक दूसरों के आमने सामने आते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं और अगले में एक साथ आ जाते हैं? आप देखिए दो चीजें हैं।
ये जितने भी क्षेत्रीय दल हैं और जितने भी क्या कहते हैं इस तरह की पार्टी हैं, इनका अपना एक वर्चस्व है। ये अपनी जगह पे मजबूती के साथ में खड़े हैं और वहाँ इनको कोई परास्त नहीं कर पाता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री जी ने बड़ी मेहनत की, लेकिन हारे नहीं, हरा पाए ममता जी को। तो ये जो महत्व है, आप नवीन पटनायक जी को ले लीजिए उड़ीसा में, उनका अपना एक महत्व है। चाहे पार्लियामेंट में अपनी सीटें गवा दी, लेकिन स्टेज के अंदर वो सरकार बनाते चले आ रहे हैं। तो इस महत्व को आप नकार नहीं सकते। नहीं सर, महत्व को नकार नहीं रहा हूं, लेकिन एक मंच पर केजरीवाल हो, केसीआर हो, अखिलेश यादव हो, मायावती हो, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार या नवीन पटनायक साहब का आपने जिक्र किया कि क्या वो सूरत बनती दिखाई देती है। लेकिन अजय सिंह जी, आप एक बात बताएं आपको। जी एक छोटा 5 सेकंड समय लेंगे। जी, ठीक सर। जनता पार्टी जब बनी थी सरकार में एक महीने के अंदर पार्टी बन गई थी। अजय जी, आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। कांग्रेस को हरा दिया। देश ने वो भी तो सरकार देखा है। जब सब इकट्ठा होंगे तो भारतीय जनता पार्टी को मुकाबला बहुत महंगा पड़ेगा। नहीं, ये बात आपकी स्वीकार की जा सकती है, लेकिन वो तो उस सूरत में होगा ना जब विपक्षी एकजुटता मजबूत होकर लड़ेगी, जैसा आपने पूर्व का उदाहरण दिया। लेकिन अजय सिंह जी, वो तस्वीरें भी तो लोगों के जहन से नहीं जाएंगी कि केसीआर साहब कहते हैं कि हाथ पकड़ के नीतीश कुमार को कि बैठिए, वो बैठते तक नहीं है। हालांकि उस वक्त तो शायद हसरतें कुछ और रही होंगी। क्या आपको लग रहा है कि इन नेताओं को साथ में लाना इतना आसान होगा? हमारा देश जो है विविधताओं में एकता का देश है। और जो सभी विपक्षी पार्टियां, जब भी देश पे कोई आफत आती है, विपत्ति आती है, तो तानाशाह शासक को देश की सत्ता से दूर करने के लिए देश की जनता भी जानती है। जो तत्काल इन्होंने कर्नाटक में अपनी स्थिति कायम किया, तो देश की जनता भी जानती है कि देश से तानाशाह शासक को दूर करने के लिए आपत्ति के स्थिति में, विपत्ति के स्थिति में देश से सभी राजनीतिक दलों और सभी विपक्षी एकता को एक होना जरूरी है। तो विपक्षी एकता के साथ जनता भी एक हो चुकी है। मैं बार बार आपके माध्यम से कहने जा रहा हूं कि अब इनके साम दाम अर्थ दंड विभेद की नीतियां चलने वाली नहीं है। चले ठीक, वैभव अग्रवाल साहब, ये डर है विपक्षी दलों को, ये डर है कि एक साथ आना और बीजेपी को तो सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना ही दिखाना है अगर अपनी राजनीति आगे करनी है। शायद ये क्षेत्रीय दलों को भी समझ में आ गया। पकौड़ी खाता था। ठीक है अजय सिंह जी, आऊंगा आपके पास। हाँ, वैभव अग्रवाल साहब, मतलब ये डर बीजेपी का, ये डर बिठा दिया आप लोगों ने। डबल इंजन की सरकार, मणिपुर चल रहा है। ठीक है सर, ठीक सर। कहीं बम चल रहा है, कहीं गोला चल रहा है, कहीं गोली चल रही है। सर उसकी भी खबर हम दिखा रहे हैं, लेकिन हम अपने मुद्दे पर अजय सिंह जी रहते हैं ना कि जिस एकता की बात आप कर रहे हैं, उस एकता का रास्ता किस तरह से निकलेगा वो तो कम से कम पता चले। वैभव अग्रवाल साहब, आपको नहीं लग रहा कि बीजेपी से तमाम विपक्षी पार्टियां इस कदर आजिज आ चुकी हैं कि वो अब समझौता करने को भी तैयार हो जाएंगी और ये बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल का सबब बन सकता है? देखिए अक्षय जी, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे विपक्ष जो है वो हमें कह रहा है डरने के लिए। हमारी राजनीतिक रणनीति जो है वो है, और पिछले 2 राष्ट्रीय इलेक्शंस में, और हम लोग अभी 13 प्रदेशों में हैं, 21 में थे, वहां से 13 में आए। कोई बात नहीं, 7 प्रदेश खोए हमने, लेकिन ये तो एक साइकिल है राजनीति की, लोकतंत्र की साइकिल में उतार चढ़ाव चलता रहता है, लेकिन कुछ गढ़ हैं जो हमने बनाए रखे हैं। अब मैं इतनी देर से संयम रख के बोल रहा था, तो कटाक्ष नहीं किया मैंने, लेकिन मेरे विपक्ष को अच्छा ही नहीं लगता जब तक मैं कटाक्ष न करूं। तो अब मैं ये बोलता हूं कि विपक्ष जो इस समय इतना बढ़ चढ़कर राजनीतिक चुनौती देने की कोशिश करेगा भाजपा को, या कर रहा है, जुम्मा 2 दिन हुए नहीं है अभी कर्नाटका जीते हुए, है ना, लोकतंत्र की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आम आदमी पार्टी ने वहां पे 208 सीटों पे अपनी जमानत जब्त कराई है। विपक्ष का हिस्सा है ना अरविंद केजरीवाल। और जेडीयू तो पता नहीं
कराएगा, कहाँ नहीं कराएगा, कैसे सीटें बनाएगा, नहीं बनाएगा। तो वो क्या है ना, अपने को कांग्रेस का तो सबको पता है, तो अपने को उस पर विचार विमर्श करके समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। तो क्या है कि दूसरे को चुनौती देने से पहले राजनीति में हमेशा ये बोलते हैं कि अपने घर को ठीक करो। अभी तो घर में ये डिसाइड नहीं हुआ है कि सोफा कहाँ रखा जाएगा, और आप मेरे घर के ऊपर पत्थर मारने की बात कर रहे हैं, या आप कह रहे हैं कि मेरे को डर लगने के बाद मैं लोहे के बड़े बड़े दरवाजे बना लूं अपने घर के आगे। भाई साहब मजाक ही कर रहा है, विपक्ष तो सो रहा है, वो एक ऐसी सत्ता के लोभ की नींद सो रहा है। नहीं तो ये दिलासा देने के लिए मानूं कि आप खुद को दिलासा देने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए सोफे के बजाय चटाई में सारे राजनीतिक दल एक साथ आ गए, तब क्या कीजिएगा? बट भाई साहब, अक्षय जी, चटाई में सारे राजनीतिक दल एक साथ आ इसलिए नहीं सकते क्योंकि भारत की डिमांड है। इस समय भारत ने इतना कुछ देख लिया है पिछले 9 सालों में, ये भी हो सकता है ना? नहीं तो सर, कर्नाटक की जनता इसका मतलब नहीं देख पाई। ठीक है योगेश सोनी साहब, ये हम बार बार शुरुआत में भी कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव है, उनके मुद्दे अलग होते हैं, लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन एक सशक्त चेहरे की जरूरत तो पड़ती है ना। वो चेहरा कौन सा आपको नजर आता है? मान लीजिए कांग्रेस का नेतृत्व भी स्वीकार हो जाता है, राहुल गांधी के सांसदी रहेगी या जाएगी, इसको लेकर अभी तक संशय बरकरार है। अगर मान लीजिए कि राहुल गांधी की सांसदी बरकरार रह जाती है तो क्या विपक्षी दलों को चेहरा भी स्वीकार हो जाएगा? देखिए, ये तय होता है कि एक कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी है। मैं बात सभी दलों की बात करूं तो इस बात को कहने में कोई गुरेज या समझने में हमें कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि जितना विपक्षी दल है उसमें सबसे मजबूत कांग्रेस है। निश्चित तौर पे बाकी सारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं या इस पटल पे भी अगर वो हैं पार्टियां, लेकिन जो कांग्रेस अपना वर्चस्व रखती है विपक्ष में, वो बाकी अन्य दल नहीं रखते। जैसा कि हमारा आज मुद्दा भी है कि ममता बनर्जी के कांग्रेस के जो प्रति जो रवैया था वो इतना मजबूत या सशक्त नहीं था, लेकिन कर्नाटक के बाद वो भी जिस तरीके का बयान दे गई, तो ये तो पता चल गया कि राजनीति में कोई किसी का कब कहाँ कैसे दामन पकड़ ले वो कुछ तय नहीं हो सकता। हमने सपा बसपा का गठबंधन देखा, दो विरोधी पार्टियों के विषय में हमने यहाँ पर खुलेआम देखा, तो तमाम ऐसी चीजें कई बार अक्षय भाई सामने आ जाती हैं जिनको हम अभी से ही नहीं कुछ उसका आकलन करके कोई जवाब दे सकते। और देखिए, नीतीश कुमार की तो अगर हम बात करें तो वो सर्दी और बरसात और गर्मी के हिसाब से चीजें बदल लेते हैं, तो उनके विषय में तो ये कहना बड़ा दुर्लभ हो जाएगा कि वो विपक्ष के साथ जाएंगे या दोबारा बीजेपी में आएंगे, ये उनको खुद नहीं पता। आपको और हमें तो छोड़ो, उनके पार्टी के प्रवक्ता को तो छोड़ो, हमें भी नहीं पता कि वो अगले 1 घंटे में, अगले 1 महीने में कहाँ आएंगे। तो खैर बहरहाल हम केवल अगर विपक्ष पूरी उसकी बात करें पूरी टोली की, तो उस टोली में अभी बहुत कुछ होना बताया होता, लेकिन ये उनको समझना पड़ेगा नेतृत्व तो वो कांग्रेस के हाथ में रहेगा, तभी कोई बात बनेगी। अगर विपक्ष सर, परीक्षा से पहले छात्र की तैयारी तो बता देती है ना योगेश सोनी जी कि कितने अंक आ सकते हैं? परीक्षा के पहले छात्र की तैयारी तो बताती है ना, और तैयारी क्या आपको दिख रही है? अब परीक्षा में ज्यादा वक्त भी नहीं है। देखिए, अगर आपने जब परीक्षा की बात करी तो ये लोगों को पता चल जाता है। अभी आपने बड़ी अहम बात करी जिसका मैं स्वयं कहता कि केंद्र की जो स्थिति है और उसकी जो चुनाव है लोकसभा के, हम जब देखते हैं तो उस समय अलग सोच के बात करता है। इसका प्रमाण राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जनता को किस डिफरेंस से चीजों को पसंद है। तो ये देखा जाता है कि शीर्ष नेता, शीर्ष राजनीति, केंद्र की राजनीति के लिए जनता का मस्तिष्क क्या आवाज देता है और क्या उनका विधानसभा पे दिमाग काम करता है, क्या उनका पार्षदी या अन्य छोटे चुनावों को लेकर काम करता है। तो सारी चीजों का वर्गीकरण अलग अलग है अक्षय भाई। परिस्थितियां समय के हिसाब से चीजें चलती हैं, कोई दोहराए नहीं है, लेकिन हाँ, आपकी जो बात का उत्तर है वो यही है कि मजबूत के रूप में जो प्रतिनिधित्व करेगी वो कांग्रेस ही कर सकती है। नहीं, इस बात में कोई संशय नहीं है कि देश के सबसे पुरानी पार्टी है और सबसे ज्यादा अगर प्रभाव है बीजेपी के बाद, कम से कम आज की डेट में कह सकते हैं तो कांग्रेस का ही है। लेकिन क्षेत्रीय दलों की जो हम चर्चा कर रहे हैं, मैं बिल्कुल वैभव साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन एक रिएक्शन काफी देर से सुमित मेहरोत्रा साहब भी इनकार कर रहे हैं। नहीं है, मैं आ रहा हूं सर। आपकी इंफॉर्मेशन गलत है। भाजपा देश की सबसे पुरानी पार्टी है, 1980 का स्थापना है हमारा। कांग्रेस इंदिरा जो कांग्रेस आई है वो 1984 की पार्टी है। चले, बहुत शुभकामनाएं आपको, एक गुलदस्ता भिजवा दूंगा आपको, ठीक है। सुमित मेहरोत्रा साहब, आपसे कुछ दिनों पहले तक की अगर बात करें तो ममता दीदी के जो स्वर थे वो थोड़े अलग दिखाई दे रहे थे,
और कर्नाटक में कांग्रेस को जिस तरह की जीत हासिल हुई है उसके बाद उनका बयान भी पूरी तरह से बदलता दिखाई दे रहा है। भले ही कुछ पेंच इसको कह सकते हैं कि उन्होंने लगाए हों, क्या बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रही हैं, या अब हसरत उनके जहन से भी निकल गई कि मुझे भी पीएम पद की उम्मीदवारी करनी नहीं है? नहीं, एक्चुअली देखिए हालात बदल रहे हैं, अभी तो समय है, थोड़ा सा और समय चेंज होगा तो राजनीति में कुछ भी संभव है, कुछ भी संभव है। जब हम लोग बातें कर रहे थे कि मिनट भर में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब कह रहे थे कि चटाई लेकर के या ऐसी कुछ बातें कर रहे थे, तो मैं उन्हें याद दिला दूं कि विपक्ष एक होकर के लड़ेगा इस बार 2024 का। ठीक है, वो तो सोफे की बात कर रहे थे। ठीक है, आप अपनी तैयारी करें। विपक्ष क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, परेशानी है कि विपक्ष मिलजुल रहा है आपस में। नहीं छोड़िए ना, क्या कर रहा है, नहीं सुमित मेहरोत्रा साहब छोड़िए ना, वैभव अग्रवाल साहब को छोड़िए ना, बीजेपी उससे जुड़ा हम सवाल ही नहीं कर रहे हैं। हम तो विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, जो एक मजबूत धड़ा आप लोग इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कैसे होगा? मैं उसी के लिए कह रहा हूँ कि देखिए विपक्ष ये ना समझे कि अब इस बार हल्के में कोई चुनाव होगा, ठीक है ना। सारी चीजें जानता है विपक्ष कि अब किस तरीके से मोदी जी से लड़ना है, मोदी जी की टीमों से लड़ना है, सीबीआई ईडी की सबसे ही लड़ना है चुनाव कोई मोदी जी अकेले नहीं लड़ते, मोदी जी के साथ में सीबीआई ईडी इनकम टैक्स सभी लोग मिलकर के लड़ते हैं। तो विपक्ष इसके लिए पूरा तैयार है। और देखिए पीएम चेहरा भी आपके सामने आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा। सब लोग एक होकर के एक मत से नाम स्वीकार करेंगे, और अच्छा नाम है वो, जो आप सभी लोग हम लोग मिलकर के स्वीकार भी करेंगे। वो कांग्रेस से होगा, वो कांग्रेस पार्टी से होगा। नहीं अक्षय भाई देखिए, ये कोई कहना मैं कह दूं जल्दबाजी होगी, ये हाई लेवल मीटिंग होगी, उसी में नाम तय होगा। मतलब अभी कुछ तय नहीं है, अभी तय नहीं कि चेहरा कौन होगा, इसीलिए तो कह रहे हैं कि ये एकजुटता बनेगी कैसे ना। अक्षय भाई मुझे आप बताइए कि ममता जी ने कहा है कि हाँ मैं पीएम के लिए बस लूंगी, मुझे आप बताइए जो समझौता होगा आपस में उसी के नाम पे मोहर लगेगी, समझौते के तहत। ये नहीं कि अरे भाई साहब ये बताइए कि ममता दीदी अगर कह देंगी कि आप परफॉर्मेंस देख लीजिए, कांग्रेस का पिछले चुनाव में क्या रहा है, उसी हिसाब से हम सीटें देंगे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस इस वक्त अपने अस्तित्व की एक तरह से कहा जाए जंग लड़ रही है। वहां पर अखिलेश यादव या बहन जी कह देती हैं कि भाई जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर ये बोल दिया तब क्या कीजिएगा? कांग्रेस बैकफुट पर लौट जाएगी। नहीं अक्षय भाई देखिए, कांग्रेस में सुमित जी आवाज पहुंच रही है आप तक? चले शायद उनसे संपर्क टूट गया, लेकिन अजय सिंह जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अजय सिंह जी क्या कीजिएगा? देखिए अभी से ही तमाम संकट दिखाई देने लगे हैं, चेहरे पर अभी से बात अटक रही है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अभी ये नहीं स्पष्ट किया गया कि हमारा चेहरा होगा या किसी दूसरे दल का होगा, आगे रणनीति बनेगी। ओंकारनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि प्रयास हो रहा है, लेकिन क्या ये प्रयास सार्थक भी साबित होगा? लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। एक तरफ तानाशाही है, हिटलर शाही है, और दूसरे तरफ लोकतंत्र है। लोकतंत्र विपक्ष के पास है, सत्ताधारी दल के पास तानाशाही है। अरे कितना लोकतंत्र आप लोगों ने ले रखा है अजय सिंह जी? कभी कहते हैं कि अब तो देश में लोकतंत्र खत्म हो गया, तो जिंदा भी हो जाता है। सत्ताधारी दल के पास केवल एक चेहरा है और विपक्ष के पास कई चेहरे हैं। उन सभी चेहरों में जो आप विपक्षी सहयोग से, विपक्षी एकता के साथ आपसी सहयोग से जो सर्वमान्य चेहरा चुना जाएगा वो भारत गणराज्य का प्रधानमंत्री बनेगा। नहीं, ऐसा कौन चेहरा नजर आता है? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। ये लोग देखिए, कोई भी चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। विपक्षी एकता में आपसी सामंजस्य स्थापित करके सभी चेहरों में जो सर्वमान्य चेहरा होगा वही भारत गणराज्य का प्रधानमंत्री होगा। बस इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वो लोकतांत्रिक तरीके से होगा, हिटलर शाही तरीके से नहीं होगा, तानाशाही तरीके से नहीं होगा, रुपया चौकीदार नहीं सर होगा। देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की हम बात करें, ये कोई टीवी सीरियल की बात नहीं कर रहे हैं कि भाई ये चेहरा 2 दिन नहीं पसंद आया तो बदल दिया। क्या कीजिएगा? क्योंकि तमाम विपक्षी दलों की तरफ से कहा जा रहा है कि आप पुरानी बातों को याद रखकर अगर इस बात का भ्रम पालते हैं कि कोई मजबूत गठबंधन नहीं बन सकता, तो यह सिर्फ भ्रांति है। इस बार ऐसा होकर रहेगा, और अगर ऐसा होता है तो आपको नहीं लग रहा कि 400 सीटें जीतने का लक्ष्य जो निर्धारित किया उसमें पानी फिर सकता है?
देखिए अक्षय जी, मुद्दों की राजनीति अगर करेंगे तो आप हमसे नहीं जीत पाएंगे, लेकिन मुफ्त की राजनीति अगर आप करेंगे। अब कर्नाटका में कांग्रेस ने करीब 52,000 करोड़ के एक्स्ट्रा खर्चे के साथ काफी कुछ फ्री बांटा, रेवड़ियां जिसको कहते हैं। तो वो खर्चा कहाँ से लाएंगे, कैसे करेंगे? सर, घोषणा पत्र में मुफ्त का चंदन तो आप भी घिस कर आए थे। हमने तो 10 किलो राशन मिल रहा था, हमने तो उसको 5 किलो कर दिया था प्रदेश में, जो कि केंद्र सरकार की नीति के साथ। हमने सब्सिडी हटा दी गैस सिलेंडर से, इसीलिए तो आप बोल रहे हैं कि गैस सिलेंडर हमारा है, हमारा है, हमारा है। हमने काफी संयम बरत के। आपने तो ये भी कहा कि अगर हम 5 किलो राशन देते हैं तो ये लोगों की भलाई के लिए कोई भूखा ना रहे, तो इसमें तो और अच्छाई है ना कि अगर किसी गरीब को 5 के बजाय 10 किलो राशन मिल जाता है। नहीं, देखिए एक मिनट, ये सरकारी नीति होती है, वो कई सही जगह होती है, कई गलत जगह होती है। आप अगर उसकी नीति के बारे में अभी डिबेट करेंगे तो मैं वो नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को उसका डेटा लाना पड़ेगा, है ना। तो अपन उसके मुद्दे से भटके ना, अपन मुद्दे पे रहे। अब अपन अभी विपक्ष और कर्नाटका के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे, वही रहे अपन, नीतियों पे नहीं जाए। मैं आपको केवल एक उदाहरण दे रहा हूँ, आपको मेरी बात से सरोकार नहीं है तो मैं चुप हो जाता हूँ, मैं तो सुपारी खा रहा हूँ, दोबारा एक और खा लेता हूँ, उसको दिक्कत नहीं है मेरे को, है ना। तो ऐसा है कि विपक्ष अगर रेवड़ियों की राजनीति करना चाहेगा तो उसमें फिर हम भी तोड़ निकालेंगे। समझदारी तो हमारे में भी है, राजनीति तो हमें भी आती है, लेकिन अगर विपक्ष मुद्दों की राजनीति करेगा तो विपक्ष को भी पता है और हमें भी पता है, विपक्ष कभी जीत नहीं सकता, है ना। और धर्म के नाम पर अगर राजनीति करेगा तो हम विपक्ष के साथ भिड़ना नहीं चाहेंगे। हमने तो 4% मुसलमानों के नाम पे आरक्षण खत्म करके 10% EWS को दे दिया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को, है ना, जो BPL परिवार होते हैं या जिनके पास कोई नहीं, उसके अंदर फिर हिंदू आए, चाहे मुसलमान आए, चाहे सिख ईसाई आए, चाहे कोई ना आए, लेकिन वो 10% कर दिया। तो बहुत फर्क है उसके अंदर, है ना। हमारी राजनीति में, लेकिन कर्नाटक में जो मुस्लिम आरक्षण था उसको डिवाइड कर दिया, वो फॉर्मूला आपका पसंद नहीं आया लोगों को? हो सकता है आया हो सकता है 2024 में इसका रिजल्ट। सर, हम तो नतीजों से आकलन करेंगे ना। हाँ, हो सकता है 2024 में हमने लंबा गेम खेला हो, आपको क्या पता। आप हमारे दल की हमारी रणनीति के बारे में थोड़ी सोच रहे हैं। इसीलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ सर। हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं क्यों बताऊंगा अपनी रणनीति। हो सकता है 2024 में रण दिख जाए, और अभी 2 दिन हुए हैं इलेक्शन रिजल्ट आते हुए। अपन जुम्मा का इतनी जल्दबाजी क्या है भाजपा को नीचा दिखाने के लिए? अरे भाजपा ने तो देश का नाम आगे किया है आने के बाद पिछले 9 सालों में। आप कहीं भी किसी से भी मिलते हैं, आज की तारीख में किसी विदेशी से मिलते हैं तो वो हमें भारतीय कह के बुलाता है, वो हमें स्नेक चार्मर कंट्री कह के नहीं बुलाता, ब्राउन कह के नहीं बुलाता, है ना। बहुत फर्क है उसके अंदर। तो आप इतने, लेकिन कुछ और भी जनता के मुद्दे होते हैं ना सर। आपके अक्षय जी, आपके उद्बोधन में पहली लाइन में था, अजय जी एक मिनट, आपकी लाइन में पहली लाइन में ये था कि विपक्ष बहुत उत्साहित है। अजय जी, आ रहा हूँ। कर्नाटका की जीत को लेके विपक्ष बहुत उत्साहित है। तो मेरे मन में उसके ऊपर एक तोड़ आया, मैंने कहा शब्द उत्साहित की जगह उत्तेजनापूर्ण है। और मोदी पे जीत मिल गई। बच्चों की तरह खिलौने वो होते हैं ना सर। गुजरात में तो आप लोगों ने भी ये नहीं सोचा होगा कि इतनी बम्पर जीत मिलेगी। आप लोग भी उत्साहित दिखाई दे रहे थे। उत्तेजना दूसरे की क्यों दिखाई देती है भाई? उत्तेजना काय है, उत्साहित रहिए, उत्तेजित मत होइए। जीत से उत्तेजना जो है, जीत से उत्तेजना गलत होती है, चाहे राजनीति में चाहे स्वयं की जिंदगी में। नहीं, लेकिन योगेश सोनी साहब, हम करें तो लीला, ये तो नहीं चलता है ना योगेश सोनी जी। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि दूसरे को बोलने से पहले अजय जी आ रहा हूँ। और जो आज स्थिति है वो बीजेपी को इस बात में कोई दोहराई नहीं है। इन तमाम चुनावों के बाद अगर हम पंजाब की बात करें, हिमाचल की बात करें और अब कर्नाटक की बात करें, ये संकेत को समझना पड़ेगा। हम केवल बातें और इरादों से काम नहीं चला पाएंगे, अब धरातल में भी देखना पड़ेगा, क्योंकि एक ही ट्रैक पे जीवन जीने से ये मानना पड़ेगा कि जनता आपके उन सब चीजों से, आपके वकाल से, आपके औरे से सीमित तरीके से, लिमिटेड तरीके से, सीमित दायरे में प्रभावित हो सकती है। ऐसा नहीं है कि जनता का इसमें जो है वो भ्रम लगातार बना रहे। और देखिए, मैं ऐसा कभी नहीं मानता कि जो सरकार आती है वो काम नहीं करती है। बशर्ते उसकी प्रायोरिटी क्या है, उसके काम क्या है।
देखिए, अगर हम आम आदमी पार्टी का भी अगर जिक्र करें तो पंजाब में जिस तरीके से वो नशा मुक्त लेके आए थे, आप सारे भाइयों को जानकारी दे दी जाए, उन्होंने गांजे की खेती की परमिशन दे दी है, लाइसेंस लीजिए। अब वो गांजे की जब खेती होगी तो वो लास्ट में कहाँ चला था? जिस ट्रैक पे आप चले थे उसी ट्रैक पे वापस आ गए। जिन चीजों को वो पार्टी दूसरे को एक तरीके से बदनाम करके उसको नीचे दिखा के काम करती है, वो उसी ट्रैक पे आ गए। तो जो काम जिस तरीके से चलता है वो वैसे ही चलता है, बशर्ते आपकी उसकी प्रेजेंटेशन क्या है। कहते ना वो भजन की लाइन है, ले लो रे कोई राम का प्याला, ले लो रे कोई शाम का प्याला, और बचाऊं गली गली। किसकी आवाज सुन के आप अपनी गली में बाहर आके वो प्याला लेते हैं, ये आप पे निर्धारित करता है और ये कलाकारी उस पार्टी पे निर्धारित करती है। लेकिन धरातल पर चीजों को समझने और समझाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आज के जब सब चीजों को लेकर सोशल मीडिया जितना एक्टिव है वो लोगों की मानसिकता अंतिम समय तक भी बदल देता है, और वो भ्रामकता या तो बनाए रखता है या तोड़ देता है। लेकिन अंतिम समय तक उस वोटर को ये समझना पड़ता है कि आखिर हाँ, ये पार्टी को मुझे वोट देना चाहिए। बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि पहले लोग अज्ञानी थे, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि शायद उस वक्त सोशल मीडिया जैसा प्लेटफॉर्म लोगों के पास नहीं था, और आज लोग हर सवाल का जवाब न सिर्फ देना जानते हैं, बल्कि अगर जवाब पता भी नहीं है तो जवाब को खोज भी लेते हैं। अजय सिंह जी, आप अपनी बात भी पूरी कीजिए। देखिए, देश की जनता इनके चाल चरित्र और चेहरा को समझ चुकी है। प्रधानमंत्री केवल मन की बात करते हैं, काम की बात करते नहीं हैं। जब 400 रुपया सिलेंडर था तब इनके मंत्री और वो स्मृति ईरानी रोज सड़कों पे उतरती थी, चूड़ियां खरीदती थी। 10 लाख नौकरियां 1100 रुपये, सुन लीजिए सुनने ठीक वैभव जी, फिर मैं आ रहा हूँ। में से कितनी 1100 रुपये 10 सिलेंडर लाख हो में गया कितनी? है। बस इतना सा। पेट्रोल और डीजल सब शतक मार दिए हैं। महंगाई से जनता त्राहि त्राहि कर रही है। देश में बेरोजगारी फैला हुआ है। मणिपुर में आगजनी और नहीं, अजय सिंह जी, उत्तर प्रदेश में इनकी सत्ता फेल है। जहाँ -1 अब से जहाँ के चौपट बाबा वैभव जी, आ रहा हूँ आपके पास। नगरी बना दिया है। नहीं, सुन लीजिए। नहीं अजय सिंह जी, सब तरीके से नहीं, अपनी बात पूरी कीजिए, मेरा एक सवाल भी जोड़ लीजिए। जनता समझ चुकी है, अब जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है। जनता सर, ये तो रटा टेप हो गया कि जनता समझ चुकी है, अब तो सबक सिखा देगी। ये सब हवाई बातें हैं। सुनिए, लेकिन कैसे ये बताइए ना, कैसे ये बताइए ना सर, कैसे? अजय सिंह जी, सवाल ये है ना कि जिन राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें हैं, महंगाई को अगर मुद्दा बनाती हैं, वहां पर तो कई राज्य ऐसे जहां पर पेट्रोल की कीमत बीजेपी शासित राज्यों से ज्यादा है, तो लोगों को नहीं लगेगा कि जब सत्ता में आ जाते हैं तो वैट आप बढ़ा देते हैं और बात करते हैं महंगाई की। जहाँ पे डबल इंजन की सरकार है, मणिपुर जल रहा है, और देश का प्रधानमंत्री कर्नाटक जाकर के फिल्म का प्रचार कर रहे हैं। चले ठीक, सुमित मेहरोत्रा साहब, अब तो ये लोग गोदी फिल्में बनाने लगे। ठीक है, कश्मीर फाइल्स और ठीक अजय सिंह जी, ठीक है, मलिक खोल रहे हैं। ठीक है। आपने कहा ना कि राजनीति में कुछ ऐसे दाम होते हैं जिसका वक्त आने पर इस्तेमाल किया जाता है, और अगर फायदेमंद हो जाता है तो कभी आगे भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सुमित मेहरोत्रा साहब, देखिए, जमीनी हकीकत को भी समझना जरूरी होगा। विपक्षी एकता बने, देश में मजबूत विपक्ष हो, यह हर कोई चाहता है कि मजबूत विपक्ष होना चाहिए, सत्ता चाहे केंद्र में किसी की भी पार्टी की भी हो, लेकिन वो विपक्षी एकजुटता दिखनी भी चाहिए। सिर्फ ऐसा ना लगे जनता को कि ये मौके की दोस्ती है, मौके पर चौका मारने के बाद हम किसी को पहचानते नहीं, वो स्थिति ना हो जाए। नहीं अक्षय भाई, देखिए के साथ जो अब गठबंधन बनेगा, ठीक है, हम सब लोग पहले देखे कि भारतीय जनता पार्टी का एक लक्ष्य है कि गठबंधन ना बने, इनके अंदर। अजय सिंह जी, आपके संभावित सहयोगी बोल रहे हैं, सुन लीजिए। अक्षय भाई, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक ही लक्ष्य है कि किसी भी तरीके से ये गठबंधन जो हमारे खिलाफ बन रहा है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वो ना बने। इनके अंदर फूट पड़ जाए, हम ममता जी को कोसेंगे, समाजवादी को कोस लेंगे, भाजपा को कोसेंगे, कांग्रेस को कोसेंगे और आरजेडी को कोसेंगे। सारी पार्टियों को कोसने के अलावा कोई काम नहीं है इनके पास। पर अब जो काम होगा वो धरातल पे अच्छा काम होगा और विपक्षी एकता की बात होगी, इसमें मजबूत चेहरा होगा और मजबूती से चुनाव लड़ेगा विपक्ष एक होकर के। और रही बात, ये भी हमारे भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता साहब अग्रवाल साहब कुछ कह रहे थे कि इतने लाख करोड़ नौकरियां आपने दे दी, कितने लाख करोड़ नौकरियां। अरे भाई, अपना तो बता दो, 2 लाख
2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वादा करा था। 9 साल हो गए हैं, आपने कितनी नौकरियां दी थी आपने जनता को? चले ठीक है, तो मुद्दे हो गए, मुद्दों पर हम किसी और दिन भी चर्चा करेंगे। आज तो गठबंधन पर ही रहते हैं और तो चर्चा के समापन का भी वक्त हो गया है। ओंकार नाथ सिंह जी, एक शॉर्ट में रिएक्शन आपका और फिर उसके बाद वैभव अग्रवाल जी मैं आपके पास भी आऊंगा। ओंकार नाथ जी, आपको लग रहा है कि ये बूस्टर डोज के तौर पर तो काम कर सकता है कर्नाटक की जीत, लेकिन आगे अभी बहुत लंबा संघर्ष है और एकजुटता बनाए रखना ये बड़ी चुनौती है अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो। इस बात में भी कोई संदेह नहीं कि कांग्रेस दूसरी बड़ी लार्जेस्ट पार्टी आज की डेट में है देश में। देखिए, एक तो वैभव जी को मैं करेक्ट कर दूं, इन्होंने कहा था कि कांग्रेस आई 1984 में बनी। 1977 में 1969 में जब कांग्रेस का डिवीजन हुआ था तभी कांग्रेस आई बन गई थी और कांग्रेस वो बनी थी जो कांग्रेस से हट के लोग गए थे। तो इसलिए इस चीजों को आप छोड़ दीजिए कि कांग्रेस आई जो है 1984 में। ठीक है सर, कांग्रेस आज इस देश की सबसे पुरानी पार्टी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट देख रहे हैं ओंकार भाई? नहीं, आप देखिए, मुझे मालूम है। अग्रवाल साहब, बस कुछ समय का इंतजार है, उसके बाद वेबसाइट पर चेक कर लिया जाएगा। आप भी चेक कर लीजिएगा या जिससे संशय हो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, दूसरी चीज ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, कर्नाटक की जीत से कांग्रेस के लोग उत्साहित अवश्य है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि कांग्रेस विपक्षी एकता की पक्षधर नहीं। कांग्रेस पूरी ताकत के साथ पूरे देश में चुनाव लड़ेगी और विपक्षी एकता के साथ में लड़ेगी। विपक्ष के सारे नेता इकट्ठा होंगे और जो वो फैसला लेंगे उसमें कांग्रेस भी भागीदार होगी। और कांग्रेस ने कहीं कुछ नहीं कहा है कि हम जीत लेंगे या किसी भी नेता ने नहीं कहा कि हम जीत लेंगे, इसलिए संभावना पूरी है। ठीक है, 10 सेकंड वैभव अग्रवाल साहब, क्योंकि चर्चा के समापन का वक्त हो गया है। अगर कोई ऐसा मजबूत गठबंधन बन जाता है तो उसको वाकई में आपको लगता है कि उससे एक बड़ी चुनौती मिलने जा रही है भारतीय जनता पार्टी को? या इस तरह के जवाब मत दीजिएगा कि दिल बहलाने को गालिब का बहन अच्छा है, हाँ, ये मत कीजिएगा। देखिए, ऐसा है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला अक्षय जी, मैं इतनी ढीली बातें नहीं करता। मुझे नहीं पता आप डिबेट किन के साथ करते हैं, बट मेरी डिबेट पे पहली बार हमने किया है शायद, और मैं इतनी ढीली बातें नहीं करता हूँ। जब मजाक में होता है तो मैं मजाक में भी करता हूँ। अब जहाँ पे सीरियस प्रश्न आपने किया है तो मैं आपको बता दूं कि अगर गठबंधन बन भी जाता है तो कोई भी कार्य सुनिश्चित करा जाए, एक तो बिना दबाव के चुनाव से, पहली बात। दूसरी बात, जो भी कार्य सुनिश्चित किया जाएगा वो उसमें अभी चुनौती ना हो, इलेक्शन लड़ने में चुनौती ना हो, एक शेर और उसके खिलाफ सारे गिदड़, तो ना मजा कहाँ आएगा? जनता को भी दिखता है ना। और बाकी अपने को तो अपन तो राजनीतिज्ञ हैं, जनता बोलेगी कि हमारी सेवा कर दो, हम कर देंगे, नहीं बोलेगी तो नहीं करेंगे। चलिए, बिल्कुल, अब तो इसके लिए समय का इंतजार करना होगा क्योंकि 2024 का मुकाबला तो दिलचस्प होगा, इस बात में कोई संदेह नहीं है। अब बीजेपी कितनी मजबूती के साथ मुकाबला करती है, विपक्षी एकता के जो दावे किए जा रहे हैं उन दावों में कितना दम दिखाई देता है, इसके लिए तो थोड़ा इंतजार करना ही होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।